नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ यूं है, व्हाट इज बैटरी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई बैटरी क्या होती है, और आंसर भी इतना ही सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। यानी जो मैंने आज हेडिंग यहां पर लिखी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बैटरी, तो आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। अब हम यहां पर सेल को कितने टाइप से कंबाइन कर सकते हैं? हम सेल को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स में। एक होता है हमारे पास क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा वाला? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो वी कैन कंबाइन सेल in two way. First is series combination and second one is parallel combination. जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात पहले भी की है। कब की है? जब हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। उससे पहले हमने कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। आज हम क्या देखेंगे? सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, और कॉम्बिनेशन होके जो नई चीज निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो एक एक करके क्या करते हैं? दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट हिंट डालो इस तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मैं यहां पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ सेल है। ठीक है। जो स्मॉल n है मेरे पास, ये मैंने क्या बोल दिया? नंबर ऑफ सेल है। ठीक है। कितने नंबर ऑफ सेल है? n नंबर ऑफ सेल है। n की वैल्यू एक से अधिक कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो मेरे पास n नंबर ऑफ सेल है, और हर सेल का EMF क्या है? सेम है। EMF क्या है? E क्या है? EMF ऑफ ईच सेल। EMF ऑफ ईच सेल, यानी हर सेल का EMF क्या है? सेम है। अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि सबका जो EMF है वो सेम है, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? E है। और जो रेजिस्टेंस है, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है? सबका सेम है। ये भी क्या है? अजम्पशन है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? मेरे पास स्मॉल r है। अगर मैं इनमें से एक सेल को बनाऊं तो कुछ ऐसा मुझे दिखेगा। देखो, एक सेल को बनाऊंगा, इन n सेल में से अगर मैं एक सेल को बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। इसका EMF कितना है? E है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R है। ठीक है। और ऐसे ही कितने सेल है मेरे पास? n सेल हैं, और उन सेल को मुझे कैसे कंबाइन करना है? सीरीज में कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करूंगा? देखो, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ऐसे ही मेरे पास n सेल है, उनको सीरीज में कंबाइन करना है। कैसे करूंगा? देखो समझना। यहां मैं पहला सेल ले लाऊं, ठीक है, और इसका EMF कितना है? E है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई? R है। EMF कितना आ गया? E। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई? R आ गया। फिर मैं क्या करूंगा? यहां पर दूसरा सेल लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? जो मेरे पास दूसरा सेल होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां आएगा? इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और इसके नेगेटिव ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड वाले का पॉजिटिव इधर पर आएगा, फिर उसका नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा? उसका रेजिस्टेंस। अगेन इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन। कितने सेल है भाई? n सेल है, और ये मेरे पास कौन सा सेल है भाई? nth सेल है। और इस टाइप का जब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा सेल्स का, इसे मैं क्या बोल दूंगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल दूंगा। ठीक है। इसका इसका EMF कितना है? E है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R है। ठीक। और अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है मेरे पास? A है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास? B है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक। और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, और ये क्या बनाएगी? एक बैटरी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक बैटरी। यानी ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि A और B के बीच क्या लगी हुई है? एक बैटरी लगी हुई है, या फिर एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? सेल है। ठीक। ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब ये निकालना है कि इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। देखो कैसे निकालूंगा। मान लिया इस पूरे सेल का जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना है? EQ है। जरा समझना, सीरीज में है सब कुछ। इसका EMF कितना है? E है। इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो कितना होता है? E1
प्लस E2, यानी सबकी वैल्यू E है तो E प्लस E और प्लस एंड सोन कहां तक आ जाएगा, n टाइम। कितने टाइम, n टाइम्स। ठीक है, कहां जुड़ा हुआ है, सीरीज जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहां से मेरे पास E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E इक्विवेलेंट n टाइम इसको ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये NE के बराबर आ जाएगा। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट EMF निकल के आया वो कितना निकल के आया, NE निकल के आया। इन सबको क्यों ऐड किया, बिकॉज ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, आप लोगों को अगर मैं ध्यान से समझाऊं इस तरह से, माना एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट ए है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है। मैंने अज्यूम किया पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, V है, और अज्यूम किया R1, इसको मैं R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, इसको मैं R3 बोलूं। R1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल दिया मैंने, V1, R2 के बीच कितना बोल दिया, V2, R3 के बीच कितना बोल दिया, V3 बोल दिया। अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो आपका आंसर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दिस विल बी इक्वल टू V। ऐसा होगा नहीं होगा। अब जो EMF है वो भी तो क्या होता है, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। EMF इज जस्ट ए काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डेड रेस EN। अब सबकी वैल्यू सेम है तो क्या आएगा, E प्लस E डेड रेस कितने टाइम, n टाइम। तो कितना आ जाएगा, यहां से EN क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। नाउ अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्या निकाल दूंगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट। देखो स्मॉल r इक्विवेलेंट, बताओ भाई ये कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज जुड़े हुए हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। अब इस केस में मेरे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, एंड सो ऑन, इसका भी कितना है, R है। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस डेड रेस, और कितने टाइम ऐड होगा R, n टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, NR आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, NR निकल के आ गया, और E इक्विवेलेंट कितने निकल के आ गया, NE के बराबर निकल के आया। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि इस A और B के बीच एक बैटरी लगी हुई है। ध्यान समझना बात को, जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो इसका मतलब A और B के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। इस तरह से नाउ A और B के बीच में इस तरह से एक बैटरी लगी, बैटरी को दिखाने का तरीका ऐसा होता है। तो दिस इज बैटरी इन बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये A पॉइंट है यहां पर, और यहां कहीं क्या है, ये B पॉइंट है। इस बैटरी का जो EMF होगा वो किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंटों के बीच के इक्विवेलेंट EMF के बराबर होगा, या बोलते हैं E इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ओके। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस बैटरी का, वो किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंटों के बीच के इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यानी दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। क्लियर है बात। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस बैटरी का जो EMF है वो किसके बराबर है, NE के बराबर है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, NR के बराबर है। अब हमको ये निकालना है कि ये बैटरी कितनी करंट फ्लो कराएगी सर्किट में, तो उसके लिए मुझे यहां पर सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है या जो बैटरी है ये किससे जुड़ी हुई है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जुड़ी हुई है, और इसमें I करंट क्या हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है। हमें निकालना है इस I की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मेरे पास यहां पर एक सेल लगा हो यूं करके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, स्मॉल r हो, जिसका EMF E हो, और अगर ये एक कैपिटल R से जुड़ा होता है इस तरह से, और अगर इसमें फ्लो करने वाली करंट I है, देन करंट I इज इक्वल टू कितना आता है, EMF डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, जहां पर हमने EMF स्मॉल r और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन निकाला था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो जहां R है वहां क्या है, NR है, जहां E है वहां कितना है मेरे पास, NE है। तो इस केस में करंट इन दिस सर्किट इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE अपॉन कैपिटल R प्लस का स्मॉल r इंटू NR के। सेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो भाई, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं यहां पर केस 1 ले रहा हूं। ठीक है, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट, दो केस यहां पर आएंगे, उसमें से केस 1 में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो R है या जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है किसके कंपेयर में, इंटरनल रेजिस्टेंस NR के कंपेयर में। ठीक, कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन N स्मॉल r। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ R प्लस एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। ऐसा होगा नहीं होगा कि R प्लस एन आर करोगे अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर निकल के आएगा, R के बराबर निकल के आएगा, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है। ओके, अगर नाउ फॉर दिस कंडीशन इक्वेशन 1 बिकम नाउ I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन जो R प्लस एन आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, और इसे मैं क्या लिखता हूं देखो N इंटू ई बाई आर लिख सकता हूं, ठीक है, N इंटू ई बाई आर। अब यहां पर जो E बाई आर है ये क्या है, करंट ड्यू टू वन सेल है या नहीं है, दिस इज N इंटू कितना आ गया ये करंट ड्यू टू वन सेल, ठीक है। यानी जब मैं इस टाइप के सेल को जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत छोटा है, और उनको मैं इस तरह से सीरीज में कंबाइन करता हूं N सेल को, तब उस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट एक सेल के कारण फ्लो करने वाली करंट कितने टाइम हो जाता है, N टाइम इंक्रीज कर जा रही है। ध्यान समझना बात को, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे पास कैसे सेल है जिसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर में बहुत ज्यादा है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, उस केस में क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट एक सेल के कारण फ्लो करने वाली करंट के N टाइम हो जाएगी। यानी अगर मैं ये बोलूं जब मैंने यहां पर एक सेल लगा रखा था, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है, कैसी है देखो, अगर मैंने यहां पर एक सेल लगा रखा था, जब मेरे पास सिर्फ एक सेल था, यूं करके एक सेल था, माना इसमें कितनी एम्पीयर करंट फ्लो करी, माना 2 एम्पीयर करंट क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी, ठीक। फिर मैंने क्या किया, ऐसे 2 सेल लगा दिए, ऐसे कितने सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए, और मैंने पाया जो करंट हो कितने टाइम होगी, 2 टाइम होगी, यानी करंट कितनी होगी, अब 4 एम्पीयर करंट क्या करने लगी, इस सर्किट में फ्लो करने लगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। ये क्या है, हमारी कंडीशन है। ये तो क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। नाउ केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल दो इसका, यानी जो R है वो लेस देन है किसके, NR के, यानी जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में R प्लस एन आर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, NR के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। नाउ इक्वेशन 1 बिकम I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE अपॉन इसकी जो कितना आ जाएगा, केवल NR आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू E अपॉन R। और जो E अपॉन R है ये क्या है, करंट ड्यू टू वन सेल, ये किसके बराबर है, करंट ड्यू टू वन सेल है या नहीं है, वन सेल। अगर मैं ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन एक सेल के लिए लगाऊंगा तो करंट I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन R आ जाएगा, E अपॉन स्मॉल r आ जाएगा, तो वही आ गया, दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल। कुछ फायदा हुआ मेरे को ऐसा करने में, यानी मेरे पास जब किस टाइप के सेल होते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और तब उस टाइप के सेल को जब मैं इस तरह से पैरेलल सीरीज में क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं, तो जो नेट करंट होती है वो एक सेल के द्वारा जो करंट होती है उसके लगभग बराबर होती है। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्या कुछ फायदा हो रहा है मेरे को, अगर मैं इस टाइप के सेल को जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है उनको सीरीज में कंबाइन कर रहा हूं, क्या मुझे यहां पर कुछ फायदा देखने को मिल रहा है, आंसर कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक सेल से भी उतनी करंट आ रही थी और मैंने 10 सेल लगा दिए, n सेल लगा दिए, उससे भी उतनी करंट आ रही है, यानी कोई फायदा है ही नहीं। यानी जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, किन सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, इस टाइप के सेल का, यानी जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कंपेयर में क्या होगा, बहुत कम होगा। इस टाइप के सेल को कहां जोड़ेंगे, हम सीरीज में जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। अगर ऐसे सेल होंगे इन सेल को हम सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक सेल लगाओ, 10 लगाओ, 200 लगाओ, 1000 लगाओ, करंट में कोई फर्क देखने को मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर फर्क देखने को मिल रहा है, यानी जब मेरे पास इस टाइप के सेल हो जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो इन कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर मैं क्या करता हूं, सीरीज में कनेक्ट करता हूं, जो फ्लो करने वाली करंट है वो
n टाइम हो जाती है। अगर 2 सेल लगाऊंगा तो 2 टाइम हो जाएगी, 4 सेल लगाऊंगा 4 टाइम हो जाएगी, 10 सेल लगाऊंगा तो 10 टाइम करंट हो जाएगी। यहां पर हमें फायदा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज यूजफुल, ये क्या है मेरे पास यूजफुल कंडीशन है, एंड दिस इज यूजलेस, ये क्या है मेरे पास यूजलेस कंडीशन है। तो इस टाइप के सेल को मैं सीरीज में कंबाइन नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया हमारे यहां पर 2 केस हो गए, और ये क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। अब बारी किसकी है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हिंट डालो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हेडिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगेन मेरे पास सेम कंडीशन है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n क्या है मेरे पास नंबर ऑफ सेल है, और E क्या है मेरे पास EMF है, और हर सेल का क्या है सेम है ईच सेल EMF ऑफ ईच सेल। जो स्मॉल r है वो क्या है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है। स्मॉल r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है, और उनमें से अगर मैं एक सेल को दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का मुझे दिखने को मिल रहा है। EMF कितना है E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, और ऐसे ही कितने हैं मेरे पास N है। और कैसे कंबाइन करना है पैरेलल में कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करूंगा देखो बहुत आसान है। पहला वाला सेल लो इस तरह से, ये लिया मैंने, दिस इज अवर फर्स्ट सेल, ऐसे लिया, इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहां क्या लगा देंगे फिर ऐसे करके दूसरा सेल लगा देंगे, और रेजिस्टेंस कितना है उसका सेम ही है, ऐसे क्या लगा देंगे फिर तीसरा सेल लगा देंगे यूं करके, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, फिर ऐसे करके, और ऐसे ही एंड सो ऑन करके यहां पर कौन सा लगा देंगे nth सेल लगा लेंगे। क्या लगा देंगे यहां पर nth सेल लगा देंगे। ठीक है ये बात समझ में आई आपको। ठीक इसका EMF E, इसका कितना हो गया, इसका भी E, इसका भी E, और इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका E और ये R। ठीक और फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां से इस तरह से 2 वायर, और दिस पॉइंट इज A इन दिस केस एंड दिस पॉइंट इज B। ये पॉइंट कौन सा है A है, और ये पॉइंट कौन सा है B है। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे मैंने यहां पर क्या निकाला था E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकाला था, तो सेम मुझे यहां भी वही करना है कि A और B के बीच E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। बताओ भाई E इक्विवेलेंट के बारे में कमेंट करो, यानी इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। EMF इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है सिंपल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है। इसका मतलब A और B के बीच भी कितना होगा E होगा। तो ये वाली बात तो क्या होगी बहुत ही सिंपल होगी। इसको मिटाओ ना, देखो अगर मैं किसकी बात करूं E इक्विवेलेंट की बात करूं तो E इक्विवेलेंट तो सिंपल निकल गया मेरे पास कितना E के बराबर, बिकॉज कैसा कॉम्बिनेशन है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार कह रहा हूं। ठीक नाउ दूसरी चीज R इक्विवेलेंट की बात करूं, पैरेलल में जुड़े हुए सबके सब, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में निकालते हैं कि हम 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, और 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दैट इज कहां कितने टाइम n टाइम, लेकिन यहां पर सबकी वैल्यू क्या है सेम है, तो कितना आ जाएगा ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन कितने टाइम n टाइम क्या कर दूंगा मैं इसको ऐड कर दूंगा 1/R को। ठीक तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया n टाइम, मतलब n से मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा n/R आ जाएगा, और यहां से मेरे पास अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये R/n आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया R/n, और E इक्विवेलेंट कितना आ गया E के बराबर आ गया। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF कितना है E है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R/n है। यानी A और B के बीच क्या लगी हुई है, इस तरह से एक बैटरी लगी हुई है यूं करके, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कुछ है। ये पॉइंट क्या है मेरे पास A है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है B है। इस बैटरी का EMF कितना है E है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई R/n है। ठीक है और अब मुझे निकालना है कि भाई बताओ इसके कारण कितनी करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस तरह से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाना पड़ेगा,
तो मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और इसमें क्या कर रही है, आई करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक, अगेन सेम फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पर लगाया था कि इसमें फ्लो करने वाली करंट है आई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगा मेरे पास क्या, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर का जो कितना है यहाँ पर आर अपॉन एन है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई अपॉन एन एलसीएम आ गया तो कितना आ गया, ये एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन में कितना आ गया एन, ये एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई अपॉन एन आर और प्लस कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, और वी कैन से ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन। ठीक, अब अगेन से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। जैसे हमने यहां पर 2 केस डिस्कस किए थे, यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, 2 केस डिस्कस कर लेंगे। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे पास एन आर है वो क्या है, ग्रेटर है किससे कंपेयर में, स्मॉल आर के कंपेयर में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एन आर माइनस आर होगा, एन कैपिटल आर सॉरी माइनस है प्लस है आर, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन आर। तो यहां से मेरे पास करंट आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई अपॉन एन आर के बराबर आ गया। आर से आर सॉरी एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास करंट आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन आर आ गया। एंड दिस ई अपॉन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। यानी इसके इस समय इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो इस केस के लिए क्या हो रहा है, देखो यहां बोलते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। इस केस में यहां पर फ्लो करने वाली जो करंट है वो एक सेल के कारण जितनी करंट फ्लो करेगी उसी के बराबर है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। तो यहां मैं लिख सकता हूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। ठीक, अब केस 2 ले लो फिर यहां पर। अब कौन सा सही है कौन सा अच्छा है आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर होना चाहिए या फिर कौन सी सिचुएशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, सुटेबल है। केस 2, केस सेकंड में अज्यूम कर रहा हूं क्या कि जो मेरे पास स्मॉल आर है या इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन क्या है, एन कैपिटल आर के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो यहां से मेरे पास एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल आर। तो इस केस में करंट आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन आर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर आ जाएगा। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल, तो कितना आ जाएगा ये एन इंटू करंट ड्यू टू वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। यानी जब मैं इस टाइप के सेल को जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन करता हूं, तब उनके कारण फ्लो करने वाली जो करंट होती है वो एक सेल के कारण फ्लो करने वाली करंट के एन टाइम होती है। और यहां देखो जब मैं इस टाइप के सेल को जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब इस कॉम्बिनेशन के कारण जो फ्लो करने वाली करंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है करंट ड्यू टू वन सेल। फायदा कहां हो रहा है, उधर फायदा हो रहा है, क्योंकि वहां पर करंट कितने टाइम हो जा रही है, एन टाइम हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर करंट एन टाइम हो रही है, तो यहां क्या है मेरे को फायदा है, तो दिस इज यूजफुल। ठीक है, ये प्रैक्टिकली क्या है, यूजफुल है। ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है लेकिन ये यूजफुल नहीं है, दिस इज यूजलेस, इट हैज नो यूज, इसका कोई भी यूज नहीं है। लेकिन इसका क्या है, यूज है, क्योंकि हमें करंट एन टाइम इंक्रीज होकर मिल रही है। यहां पर उतनी ही करंट मिल रही थी जितनी एक सेल से हमें देखने को मिली। इंपोर्टेंट यहां पर क्या है, ये कंडीशन है। ये कब है, ये सिचुएशन कब निकल के आ रही है, जब मेरे पास जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कंपेयर में बहुत ज्यादा है और कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है, पैरेलल वाला है। और ये कंडीशन कौन सी निकल के आ रही है, कब निकल के आ रही है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है, पैरेलल वाला है। किधर है बात, ओके। तो दीज आर कंडीशन फॉर और टू केसेस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक हमने कुछ इजी कैलकुलेशन यहां पर करी और हमने बोला जितने भी सेल हैं सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। क्या ऐसा हर बार हो सकता है,
या तो हम जबरदस्ती बनाए ऐसा तब तो हो सकता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे काबू में है नहीं, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो इन सब बातों पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो हम कुछ ऐसा करके ईएमएफ को सेम भी कर लें तो, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सेम कर पाना क्या है, मुश्किल है। अब यहां पर क्या आता है, फिर दो स्पेशल केस आते हैं। तो ऐसे हिंट डालना, क्या स्पेशल केस, क्या क्या है वो ये स्पेशल केस। देखो माना मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल ये है इस तरह से और एक सेल दूसरा ये है, ठीक है। अभी मैंने कंबाइन नहीं कर रखा इनको, ठीक है, ऐसे खाली रखे हुए हैं। लेट अस से इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है। दो सेल है मेरे पास, इनको मैं बारी बारी से पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, और दोनों केस में इफेक्टिव ईएमएफ या बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। और यहां से न्यूमेरिकल आता है। ये जो दो स्पेशल केस हम पढ़ेंगे, और यहां से मैंने देखा है 2 साल छोड़ के एक न्यूमेरिकल आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस ले लो, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो भाई कैसे होगा, जरा समझो। एक सेल मेरे पास ये है, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ कितना है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरा एक और लगा दे यहां पर, ईएमएफ कितना है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। ईएमएफ कितना है भाई E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। ये मेरे पास क्या है, पॉइंट A, और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट B। मुझे निकालना क्या है, A और B के बीच का E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा, यही मेरा क्या है, टास्क है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर यही हमारा टास्क है, अब कैसे यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, यहां पर क्या है, एक पॉइंट C है और इस पूरे सर्किट में इस डायरेक्शन में I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मैं सिर्फ A और B तक ही ले रहा हूं, लेकिन ये जो सर्किट है या उससे ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, टू सेल E1 एंड E2, ये एक एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है। और जिस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और सीरीज में है तो जितनी करंट यहां होगी उतनी करंट यहां भी होगी, बिकॉज सीरीज में क्या रहती है, करंट सेम रहती है। कितनी करंट फ्लो कर रही है भाई, I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके। और मैंने क्या कर दिया, यहां पर बीच में एक पॉइंट C अज्यूम कर लिया, ठीक। अज्यूम करो इस पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है, VA है। पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है, VB है। पॉइंट C पर पोटेंशियल कितना है, VC है, ठीक। ये बात समझ में आई, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो फिर अब खेल शुरू होता है। हमने क्या पढ़ा है, अगर मैं कल वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ूं या फिर उसको समझूं, तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास एक सेल है इस तरह से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, और इसका EMF कितना है, E है, और इसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। दिस इज V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल। सो फॉर दिस वी हैव ए रिलेशन V इज इक्वल टू, अगर इसमें करंट I फ्लो कर रही है तो E इज इक्वल टू क्या था, V प्लस I R था। तो यहां से V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड इज इक्वल टू V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E माइनस आई आर के बराबर आ जाएगा, ठीक। नाउ अगर मैं इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज VA माइनस VC, या फिर ऐसे बोल सकता हूं, हाँ क्या आ जाएगा, देखो VA माइनस VC। VA माइनस VC इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल E1 एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां पर E की जगह कितना है, E1 है, और फिर माइनस I की जगह कितना है भाई, I है, R की जगह कितना है, R1 है। ये बात समझ में आई। तो VA माइनस VC कितना आ गया, E1 माइनस I R1 आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ऐसे अगर मैं क्या निकालूं, VC माइनस VB निकालूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल E2, बताओ दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस आई आर। इसके लिए E की वैल्यू कितनी है भाई, E2 है, माइनस I, इसमें सेम करंट है I, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2।
इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक, अब जरा समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करूंगा ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा, देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आया, ऐड कर रखा है तो E1 प्लस E2 आया। फिर कितना आ गया, देखो माइनस का I बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। नाउ सेड इज सम इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। क्लियर। अब अगर मैं ये बोलूं कि A और B के बीच जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना है, E इक्विवेलेंट है। ये एक बैटरी लगा दी मैंने यहां पर, जो इन दो सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये है R इक्विवेलेंट के बराबर है। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, A है, ये पॉइंट क्या है, B है, और ये क्या है मेरे पास, E इक्विवेलेंट है, और ये मेरे पास क्या है, R इक्विवेलेंट है। करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें, I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अगर मैं इसके लिए क्या करूं, इक्वेशन लिखूं कहां से, इधर से, तो क्या निकल के आ जाता है, देखो VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस का I इंटू कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, व्हाट वी गेट, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, ये VA माइनस VB, यहां भी क्या है, VA माइनस VB, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम ही होगा। यहां उस तक कंपेयर कराओगे ऑन कंपेयरिंग, देखो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, E1 प्लस E2 आ गया। ठीक है, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, बिकॉज यहां E इक्विवेलेंट है, यहां क्या है, E1 प्लस E2 है। अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आया कितना, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2, और यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। अगर E इक्विवेलेंट निकल गया, R इक्विवेलेंट निकल गया, तो करंट निकालना बहुत ही आसान है। करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल R। ठीक है, अगर ये निकल गया, ये फिर आसान है। तो एम क्या था हमारा, ये निकालना, E इक्विवेलेंट निकालना और R इक्विवेलेंट निकालना, जो इस तरह से क्या हुआ, निकला। क्लियर बात इतनी, ओके। अगर इतनी बात क्लियर होगी, अब यहां पर क्या आता है, दूसरा केस, मेरे पास सेम शेल है E1 और E2, जिनका EMF क्या है, E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। दोनों को कहां कंबाइन करूंगा, पैरेलल में कंबाइन करूंगा। ठीक है, अभी किस में क्या था, सीरीज में, इसको मिटाऊं मैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेल, सेकेंड थिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा पॉइंट आगे चलना है यहां पर, और दूसरा क्या है मेरे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, यानी दोनों सेल है, दोनों कैसे कंबाइन करना है, पैरेलली कंबाइन करना है। देखो एक सेल ये है इस तरह से, इसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये मेरे पास दूसरा सेल है, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। EMF कितना आ गया, E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक, ये मेरे पास पॉइंट A है इधर, और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट B है। ठीक है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B, और मुझे निकालना है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का E इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। दूसरा क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां बैटरी अलग है, यहां बैटरी अलग है, इसका मतलब करंट भी क्या होगी, दोनों जगह अलग अलग होगी। माना यहां कितनी करंट है, I1 करंट है, और यहां कितनी करंट है, I2 करंट है। यहां से I1 आई, यहां से I2, यहां कितनी पहुंच गई, I पहुंच गई। ठीक, नाउ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज I इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आ जाएगा। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये कहां से निकल गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम आगे पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ भी होता है, लेकिन फिलहाल हमने वो पढ़ा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहां से आ रहा है और जितना चार्ज यहां से आ रहा है, यहां कितना पहुंचेगा, उन दोनों के सम के बराबर पहुंचेगा। करंट क्या होता है एक्चुअल में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान समझना, बताओ भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये E1 है, इसका EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। क्या इन दोनों के लिए टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी, यानी इसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल और इसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा।
आंसर बड़ा सिंपल है, सेम होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। और जितना ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस E1 के बीच होगा, उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E2 के बीच होगा। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, VA है, और इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, VB है, तो फ्रॉम वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। अगर मैं E1 के लिए देखूं, ऊपर वाले साइड के लिए देखूंगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 माइनस आई इंटू कितना आ गया, R1 आ गया। मैं अज्यूम कर लूं कि दिस VA माइनस VB किसका है, V के बराबर है। ठीक है, VA माइनस VB इक्वल टू V है, तो V इक्वल टू कितना आ गया, E1 माइनस दिस वन इज I1 इंटू कितना आ गया, ये R1, और अगर यहां से मैं I1 निकालूंगा तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये E1 माइनस का V और अपॉन कितना आ गया, R1। ठीक, उसी तरह से अगर मैं सेल 2 के लिए देखूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जितना ऊपर वाले के लिए उतना ही नीचे वाले के लिए भी है, जो कितना है मेरे पास, VA माइनस VB के बराबर है, और ये कितना आ जाएगा, E2 माइनस का I2 इंटू कितना आ गया, R2, एंड दिस इज इक्वल टू V, मैंने अज्यूम कर रखा है, तो दिस इज E2 माइनस का I2 R2, तो यहां से मेरे पास I2 इक्वल टू कितना आ गया, देखो E2 माइनस का V और अपॉन में कितना आ जाएगा, R2 आ गया। ये क्या निकला मेरे पास, I2 आ गया, ये क्या निकल गया मेरे पास, I1 निकल गया, और I इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, I1 प्लस I2 है, दोनों की वैल्यू उठाओ इधर रख दो, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 की वैल्यू कितनी है, देखो I1 है मेरे पास कितना, E1 माइनस का V अपॉन R1, और बीच में कितना आ गया, प्लस का E2 माइनस का V अपॉन में कितना आ गया, R2 आ गया। ठीक है, अगर इतनी बात ठीक है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, राइट हैंड साइड में, इधर तो आई ऐसे रहा, एलसीएम ले लिया कितना मैंने, R1 इंटू R2, R2 इधर मल्टीप्लाई होगा, R1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, देखो E1 R2 माइनस का V R2, फिर बीच में साइन किसका है, प्लस E2 R1, फिर R1 V के साथ, यानी माइनस का कितना आएगा, V इंटू R1 आ गया। ठीक, एक काम करो, इसको इधर ले आओ R1 R2 को, तो I इंटू R1 R2 इक्वल टू E वाले टर्म एक साथ लिख लो, तो दिस इज E1 R2 प्लस का E2 R1, और यहां से माइनस का V बाहर ले लिया मैंने, अंदर कितना बच गया, ये R1 प्लस R2 बच गया। ठीक है, माइनस का V बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया, R1 प्लस R2 बच गया। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, E निकाल, या ये निकाल दूं, E1 R2 प्लस E2 R1 निकालो, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये V R1 प्लस R2, और प्लस का कितना आ गया, I R1 R2 आ गया। इसको मैं कहता हूं, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू, एक काम करो यहां से मैं R1 प्लस R2 बाहर ले रहा हूं, अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा V प्लस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बच जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। इसको नीचे ले आओ, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आएगा मेरे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V प्लस का I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बच गया। सही सम इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया हमने इसको, 1 2 हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक, ओके, नाउ अज्यूम करो कि A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना है, E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट एंड दिस इज E इक्विवेलेंट, एंड दिस वन इज पॉइंट A, पॉइंट B, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैंने पहले अज्यूम कर रखा है, V है, यानी VA माइनस VB है, जो किसके बराबर है, V के बराबर है। यहां से आप देख सकते हो जो किसके बराबर है, V के बराबर है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। ठीक, नाउ अगर मैं इसके लिए, इस फिगर के लिए अगर ये इक्वेशन लिखना चाहूंगा, कौन सी वाली, ये वाली, क्या आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू, E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू V प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, व्हाट वी गेट ए सरप्राइजिंग रिजल्ट, ए वेरी गुड रिजल्ट, एंड दैट इज E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ऑन कंपेयरिंग, इसके ऊपर एक लाइन लिखना,
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट ई इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में कितना आ गया R1 प्लस R2 एंड अगर मैं यहां से R इक्विवेलेंट निकालूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू, वो तो सिंपल है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आया, ये तो होना ही था R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। और जो हमारे सरप्राइज रिजल्ट कौन सा वाला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला। और ध्यान देना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है आपसे पूछने के लिए, और यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सिंपल बोल देगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, ठीक, इतना है भाई, क्लियर। नाउ यहां से जो पिछला वाला केस था ना उसको भी ड्राइव कर सकते हैं हम। अगर मैं ये बोलूं इफ E1 इक्वल टू E2 एंड R1 इक्वल टू R2, अगर मैं ये बोलूं E1 E2 के बराबर है और R1 R2 के बराबर है, नाउ E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, E इक्विवेलेंट इक्वल टू लेट अस से E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, यानी दोनों E के बराबर हैं, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, दोनों R के बराबर हैं। तो कितना आ गया ये ER यानी कितना आ जाएगा ये 2ER, और अपॉन में कितना आ गया 2R हो जाएगा, 2 से 2 गया, R से R गया, कितना आ गया E आ गया। जो कि हमने जिस केस में हमने क्या लिए थे, सभी सेल सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए थे, वहां पर हमारे पास क्या निकल के आया था, क्या बोला था मैंने कि जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, उतना ही होगा जितना एक सेल का है, जो यहां से भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। बट जो भी है ये जो फॉर्मूला है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम निकाल लेते हैं बिकॉज दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। टू रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन यही होता है, लेकिन ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बात को, ठीक है। पैरेलल में है, दो सेल है, दोनों का ईएमएफ अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, यानी रेजिस्टेंस और ईएमएफ से कोई भी अलग है, ये फॉर्मूला वहां पर लग जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला, ठीक। अब एक बार इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, करंट निकालना वाले बाएं हाथ का खेल है। करंट I इक्वल टू क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये तो हमने पढ़ाई हुआ है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारी क्या निकल के आ जाएगी, करंट निकल के आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो ये था क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था। अभी यहां पर एक और कॉम्बिनेशन है दैट इज ग्रुपिंग। अब वो हमारे कोर्स में नहीं है, 11th के कोर्स में नहीं है, तो फिर अभी उसको मैं क्या, सॉरी 11th नहीं 12th के कोर्स में नहीं है, एक्सक्यूज मी, वो 12th के कोर्स में नहीं है, तो उसको क्या कर रहा हूं, मैं भी स्किप कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।